जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी एलवी here and you're watching Alvi Law Associates LLB पार्ट 3। और क्रिमिनल लॉ हमने अपना स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। आज तो हमारे पास 7th टॉपिक है इसका। आज के लेक्चर में हमने नेग्लिजेंस के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज नेग्लिजेंस एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस एलिमेंट्स इन डिटेल। नेग्लिजेंस क्या है और नेग्लिजेंस के डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। अब नेग्लिजेंस जो है, ये वर्ल्डली मीनिंग ही इसका अगर समझ लें तो मेरा ख्याल है टॉपिक पूरा हो जाएगा। अक्सर ना बच्चे मुझे आके कह रहे होते हैं सप्ली ले ली है, दो दो चार चार सब्जेक्ट्स में सप्ली है और स्टिल जो है ना अकल गिट्टों में है। ठीक है, अकल गिट्टों में होने का मतलब क्या है कि सर वो हमारे पास ना वो नोट्स पड़े हुए हैं 2025 के फलाने फलाने, तो सर हम अगर उन्हीं से कर लें तो हो जाएगा। भाई अगर तो उन्हीं से हो जाना होता तो फिर एनुअल में ही आपका हो जाता। अगर नहीं हुआ तो मतलब नोट्स काफ़ी नहीं है, साथ लेक्चर समझना पढ़ना कंसेप्ट को ज़रूरी है। तो इसलिए कंसेप्ट जो है ना उसको ज़रा गौर से समझा करें। मतलब अगर तो सिर्फ नोट्स पढ़ के आप कर सकते तो फिर टीचर्स की ऐसा ज़रूरत कोई नहीं थी। ठीक है कि नोट्स आपके पास हैं, किताबें हैं, फिर कॉलेज जाने की या अकेडमी जाने की या कोई भी ट्यूटर रखने की, इंस्ट्रक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप खुद अपने उस्ताद होते थे। ठीक है कि आपने कोई चीज़ पहले पढ़ी ही नहीं है, मतलब पीपीसी है वो आपने पहले पढ़ी ही नहीं है, लेकिन सिर्फ नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल? जब तक आप किसी की सुपरविजन में उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, सिखाएगा नहीं, पढ़ने का तरीका नहीं बताएगा, तो कैसे आप कर लेंगे? वो इंडियन एक है ना मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि ए बी सी है ना, ए बी सी, ये भी जब तक आपको किसी ने लिखनी नहीं सिखाई आपको नहीं आई। तो मतलब वेरी कॉमन वर्ड्स हैं ए बी सी। ठीक है, वो भी जब तक टीचर नहीं सिखाता कि डॉटेड पहले पहले डॉट्स लगा के सिखाता है। ठीक है, पहले ज्यादा डॉट्स लगाता है, फिर 3 डॉट्स पे आता है, फिर 2 पे आ जाता है, फिर कहता है खुद ही लिखो। ठीक है, तो जब तक टीचर एबीसी लिखना नहीं सिखाता तब तक तो आप जो है वो एबीसी भी नहीं लिख सकते। आप ऐसे लोग देख लें जिन्होंने नहीं पढ़ा नहीं लिखा, वो सारी उम्र एबीसी देखते आ रहे हैं, देख के भी वो लिख नहीं सकते हैं। आज भी ए बी सी नहीं लिख सकते हैं। वजह क्या है कि किसी ने लिखना नहीं सिखाया। एबीसी कौन लिख सकता है? सिर्फ वो लिख सकता है जिसको किसी ने लिखना सिखाया है। ठीक है, तो ये बात कहना कि सर फलाने नोट्स भी हैं फलाने नोट्स भी हैं तो क्या हम पास हो जाएंगे? मेरे नज़दीक तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप बड़े ही जीनियस हैं कि आपने पीपीसी किसी उस्ताद से बैठ के नहीं पढ़ी और आप नोट्स पढ़ रहे हैं, तो पीपीसी आप पे जो है वो नजूल हो गया पीपीसी का आप पे। ये पॉसिबल नहीं है। सो फार हम जितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं उन चीज़ों का समझने से ताल्लुक है। जब तक आप उनको समझेंगे नहीं, उनके बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे कि भाई क्या चीज़ इनके पीछे वर्क कर रही है, तब तक कैसे आप चल सकेंगे। ठीक है, सो बड़ा ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप नोट्स में से पढ़ रहे हैं उसका पहले कंसेप्चुअल बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए। जो भी चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं पहले उसका कंसेप्ट लें, पहले उसका लेक्चर सुनें। 25 से 30 मिनट जो है ना उसकी क्रैमिंग करें और टीचर को सुने कि टीचर क्या कह रहा है, इसके पीछे क्या जो है वो साइंस है जो आपको बता रहा है। ठीक है, देन उसके सुने हुए अल्फाज, उसके कहे हुए अल्फाज जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीज़ें बैठना शुरू हो जाएंगी। देन जब आप नोट्स पढ़ेंगे ना तो देन आपको नोट्स पढ़ने का भी मजा आएगा, नोट्स आपको समझ भी आएंगे। देन आपसे एक्सपेक्ट हम करेंगे कि भैया आप पास हो रहे हैं। लेकिन किसी को सुने बिना, किसी को जो है वो देखे बिना, किसी से पढ़े बिना जस्ट आप नोट्स पढ़ के कामयाब हो रहे हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। ठीक है, चाहे जितने मर्जी आपके पास इजीएस्ट और ऑथेंटिक नोट्स हैं, हाँ माइट भी आप कहीं ना कहीं पास हो जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर आपने कहीं किसी स्टेज पे भी जाना है तो उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे एनुअल के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे सप्ली के लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ है, पहले उसका कंसेप्ट लें, पहले उसका लेक्चर सुने, देन उसके नोट्स को पढ़ें, देन उसको खुद से लिखें, देन खुद से उसको जो है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर उसका एक्सपेरिमेंट करें। तो ये जब सारी चीज़ें करेंगे तब वो आपका परमानेंट नॉलेज बन जाएगा, तब उस चीज़ को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। लेकिन अगर सिर्फ इतना करेंगे कि ये लेक्चर में क्या पढ़ा है, मैं खुद ही जो है वो पहलवान हूँ, मैं खुद ही जो है वो कर लूंगा, तो फिर वो पहलवानबाजी जो है ना सारी निकल जाएगी। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि कंसेप्ट सुना करें, कंसेप्ट लेक्चर लिया करें
और देन जो है वो नोट्स पढ़ा करें और देन उनको लिखा भी करें, जो कि आप नहीं करते। ठीक है, तो लिखना भी वन ऑफ द मेन एलिमेंट है इस सारे प्रोसेस का। जब आप कोई चीज़ अपने हाथों से लिख लेते हैं, किसी कंसेप्ट को लिख लेते हैं, तो वो आपका परमानेंट कह लें एक सोर्स ऑफ नॉलेज बन जाता है, आपके अपनी हैंड रिटन नोट्स बन जाते हैं। तो उस जैसी भी बात नहीं होती। मेरे पास आज भी अपने एलएलबी पार्ट मतलब 5 ईयर्स के जितने भी पार्ट्स हैं, बंडल के बंडल मेरे पास शीट्स के पड़े हैं, जो कि मैंने अपने हाथों से लिख लिख के नोट्स बनाए। हमारे टाइम पे कोई वजी ऐसा एलएलबी नहीं था। हमारे टाइम पे कोई इस तरह से लेक्चर्स डिलीवर करने वाला नहीं था, कोई इस तरह से नोट्स प्रोवाइड करने वाला नहीं था। हमें अपने तई जो है वो चीज़ें ढूंढना पड़ती थी। कोई कोई फलाने के नोट्स उठा रहे हैं, कोई फलाने के नोट्स उठा रहे हैं, 4-5 तरह की बुक्स उठा रहे हैं, उन सबको मिला के क्वेश्चन तैयार करते थे, समझते थे, लिखते थे, देन जाके सेटिस्फाइड होते थे कि हाँ यार, अब ये चीज़ ठीक है, अब ये चीज़ परफेक्ट है, अब इसको मैं पेपर में जाके लिखूंगा तो मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। और वाकई में आते थे। अगर टॉप होल्डर रहे हैं तो किसी वजह से रहे हैं। तो अब आगे स्टूडेंट्स कहते हैं सर तरीका बता दें हम टॉप कैसे करना है। भाई टॉप करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अल्लाह ताला पे तवक्कुल है। अगर आप कहेंगे ना कि मैं अपना 110% कर लूँ और मैं टॉप कर जाऊंगा, मैं कहता हूँ पॉसिबल ही नहीं है। गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ आप टॉप नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ठीक है, अनटिल अनलेस आप अल्लाह ताला पे चीज़ें नहीं छोड़ते। ठीक है, और ये भी नहीं है कि सारी चीज़ें अल्लाह ताला भी छोड़ दी और खुद पेपर खाली छोड़ के आ गए, नहीं। जो तरीकाकार बताया है कि किसी टीचर को सुने, मेरी समझ नहीं आती किसी और को सुन लें, किसी को सुने, सुनने के बाद नोट्स पढ़ें, नोट्स पढ़ने के बाद जो है वो आप उन नोट्स को लिखें, हैंड रिटन अपने हाथों से क्वेश्चन पूरा लिखें। लिखने के बाद अगर आपको कोई कमी बेशी नज़र आती है तो वो चीज़ें हेडिंग्स खुद से ऐड करने की कोशिश करें, देन जो है वो अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे, हाँ अब ये क्वेश्चन परफेक्ट है। जब ये चीज़ें करना शुरू कर देंगे लाइफ में, शुरू में मुश्किल लगेंगी, जब लेकिन जब रूटीन बन जाएगी फिर कोई मसले वाली बात नहीं होगी। इनिशियली मैं एक लेक्चर बड़ी मुश्किल से करता था, आज 8 लेक्चर्स भी हैं पर डे, तो मेरे लिए कोई मसले वाली बात ही नहीं होती। ठीक है, ऐसे नोट्स पकड़ता हूँ, प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो आप पे भी वो टाइम आ जाएगा, लेकिन अगर करेंगे तो, नहीं करेंगे तो सारी उम्र बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। एनी हाउ, नेग्लिजेंस क्या होती है, वर्ल्डली मीनिंग पे अगर चले जाए तो मतलब एक चीज थी जिसके हवाले से आपने ना बड़ी केयर एंड कॉशन से काम लेना था। लेट्स सपोज आप ड्राइवर हैं और आपने बड़ी केयरफुली जो है वो ड्राइव करना था ऑन रोड। ठीक है, लेकिन रात का टाइम है और आपने जो है वो हेडलाइट्स अपनी गाड़ी की ऑन नहीं की, जिसकी वजह से गाड़ी हो गई है हिट। अब ये क्या कर दिया आपने, क्योंकि केयर एंड कॉशन करने की थी, लेकिन आपने वो वाली केयर एंड कॉशन नहीं की, केयरलेसली जो है वो आपने ड्राइव की, तो दैट इज नाउन एज नेग्लिजेंस। इसको आप कहेंगे जी ये नेग्लिजेंस आपने कमिट कर दी। अब नेग्लिजेंस के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी इसकी नेग्लिजेंस की काइंड्स हैं, इनको हमने आज इन डिटेल देखना। और पाकिस्तान पिनल कोड में इसका क्या कंसेप्ट है, इसके बदले में आपको क्या सजा हो सकती है, वो तो आप पीपीसी में जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ नेग्लिजेंस का मेन जो प्रिंसिपल है उसको हमने स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट करेंगे। अगर पहले 7 मिनट मैंने आपके वेस्ट किए हों तो मैं आपसे बड़ी माजरत चाहता हूँ हाथ जोड़ के। और अगर आपने उससे कोई शर्म हासिल की हो, कुछ सीखा हो, तो मेरा भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। एनी हाउ, इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जी नेग्लिजेंस मीन्स नॉट बीइंग केयरफुल इनफ। जैसे मैंने पहले बताया कि एक ड्राइवर की ड्यूटी थी कि वो केयरफुली जो है वो ड्राइव करेगा, केयरफुली कोई जो है वो सफ़र तय करेगा, लेकिन उसने कोई जो है वो इनफ केयर नहीं इख्तियार की। ठीक है, विच काउजेज हार्म टू समवन, और उसके ये केयर ना करने से किसी का कोई नुकसान हो गया। जैसे मैंने मिसाल दी कि उसने हेडलाइट्स ऑन नहीं की, तो ये क्या हो गई, केयरलेसनेस हो गई, और उस केयरलेसनेस की वजह से गाड़ी हिट हुई, और गाड़ी के हिट होने की वजह से किसी को भी हार्म पहुंचा, किसी को कोई नुकसान हो गया। इन लॉ, लॉ में अगर बात करें तो अ पर्सन इज नेग्लिजेंट इफ दे फेल टू एक्ट लाइक अ रीजनेबल पर्सन। यानी एक बंदा है, अगर वो रीजनेबल पर्सन होने की तरह जो है वो एक्ट करने से नाकाम हो जाता है। लेट्स सपोज रीजनेबल पर्सन को क्या कहेंगे, लाइक जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी है कि एक ड्राइवर है, वो सफ़र से जाने से पहले अपना जो है वो पेट्रोल टैंक चेक करेगा, देन जो है वो गाड़ी की हेडलाइट्स चेक करेगा, ब्रेक्स चेक करेगा, ठीक है, गाड़ी का पानी चेक करेगा। ठीक है, ड्राइवर है ना, उसको पता है मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो ये चीज़ें ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें करेगा, तो उसको हम कहेंगे रीजनेबल पर्सन।
लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि इस रीजनेबल पर्सन की तरह एक्ट करने से फेल हो जाए, लाइक गाड़ी का पानी ना चेक करे, लाइक हेडलाइट्स वर्किंग में है या नहीं है चेक ना करे, लाइक गाड़ी की ब्रेक्स चेक ना करे, लाइक उसका जो है वो फ्यूल चेक ना करे, तो ये क्या हो गया कि रीजनेबल पर्सन के जो करने की चीजें थी वो उसने नहीं की, तो इसका मतलब है कि वो नेग्लिजेंट है, मतलब उसने नेग्लिजेंसी से काम लिया है, बेएहतियाती से काम लिया है। अच्छा जी, तो कहते हैं इट इज नॉट डन ऑन पर्पस बट हैपेंस ड्यू टू केयरलेसनेस। कहता है ये जो नेग्लिजेंस है ये थ्रू सम पर्पस नहीं होती, बल्कि ये होती है जब आप केयरलेसनेस से इख्तियार करते हैं, मतलब किसी चीज के लिए आपने विद केयर काम करना था लेकिन आपने उसमें जो है वो केयरफुली काम नहीं किया, केयरलेसनेस अपनाई है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, नेग्लिजेंसी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर, इफ अ ड्राइवर डजंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ड्राइवर है और उसने ट्रैफिक के जो कवानीन है उनको फॉलो नहीं किया है, एंड कॉजेज एन एक्सीडेंट, और उसकी वजह से क्या हुआ, सिग्नल पे रुकना था वो सिग्नल पे नहीं रुका है, आगे से बाइक आ रही थी इसने जाकर उसको हिट कर दिया, अब ये क्या हो गया, इट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस, इसको हम नेग्लिजेंस कहेंगे। एहतियात क्या थी कि वो सिग्नल पे, रेड सिग्नल पे रुकता, लेकिन उसने वो एहतियात नहीं की, रेड सिग्नल होने के बावजूद उसने गाड़ी जो है वो भगा दी, रिजल्टेंटली सामने से जो बंदा आ रहा था बाइक पे उसको उसने हिट कर दिया, तो उसने जो केयर नहीं अपनाई, उस केयर ना अपनाने की वजह से उसने किसी का नुकसान कर दिया, दिस इज नाउन एज नेग्लिजेंस, इसको आप नेग्लिजेंस कहते हैं। इट हेल्प्स द कोर्ट डिसाइड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस। तो नेग्लिजेंस का जो एलिमेंट है ये अदालत को कल कला फिर केस में डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हु वाज ऑन फॉल्ट, किसका किसकी गलती थी, कौन जो है वो रॉन्ग पे था, किसकी वजह से नुकसान हुआ है, किसको जो है इस ऑफेंस के बदले में सजा देनी है, तो ये सारा डिसाइड करने में नेग्लिजेंस का जो प्रिंसिपल है कोर्ट को हेल्प आउट करता है। सो फार अगर कंसेप्ट की समझ आ गई है, इंट्रोडक्शन की समझ आ गई है, तो से यस इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आगे बातें जो है वो सिंपल हो रहेंगी हमारे लिए, अगर ये समझ आ गया तो। चलें जी, समझ आ गया बच्चों को, अच्छी बात है। मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग ऑफ नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब क्या है। कहते हैं नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी, मतलब आपकी कोई लीगल ड्यूटी थी जो कि आपने परफॉर्म करनी थी, वो आपने नहीं की, ठीक है, उसकी ब्रीच कर दी, मतलब उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया, तोड़ दिया, तो टू टेक केयर विच रिजल्ट्स इन डैमेज, मतलब आपकी कोई ड्यूटी थी कि आपने किसी चीज के लिए टेक केयर करनी है, किसी चीज का ख्याल रखना है, लेकिन आपने वो नहीं किया, तो विच रिजल्ट्स इन डैमेजेस, और उसके बदले में कोई ना कोई डैमेजेस किसी को जो है वो, मतलब किसी का कोई डैमेज हो गया, किसी को नुकसान पहुंच गया, किसी को कोई हार्म जो है वो हुआ टू द क्लेमेंट, क्लेमेंट को मतलब जिसका कोई नुकसान हुआ है, तो ये जो एक्ट है आपका ये कहलाता है नेग्लिजेंस, ठीक है। इसी तरह डेफिनेशन है, कहते हैं नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी कॉज्ड बाय omission to do something which reasonably man would do, or doing something which a prudent and reasonable man would not do, ठीक है। एक रीजनेबल आदमी के करने की जो चीज थी वो आपने नहीं की, या एक रीजनेबल आदमी जो काम करता है वो आपने नहीं किया, दोनों सूरतों में, ठीक है, ओमिशन है या कमीशन है, तो दोनों सूरतों में आपने, सिंपल बात को अगर रखें तो केयर जो है वो नहीं अपनाई, केयरलेसनेस से जो है वो काम लिया है, तो दैट विल बी नाउन एज नेग्लिजेंस, उसको जो है वो नेग्लिजेंस कहेंगे। मिसाल अगेन आप ऊपर वाली ले सकते हैं, ड्राइवर वाली, कि एक जो प्रूडेंट माइंड का आदमी है वो क्या करेगा, लाहौर से इस्लामाबाद जाने से पहले गाड़ी की हर चीज चेक करेगा, ठीक है, आपको करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं की तो मतलब है कि आपने नेग्लिजेंस कमिट की है, सिंपल। मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ नेग्लिजेंस पे। नेग्लिजेंस की काइंड्स कौन कौन सी हैं, बड़ी ही सिंपल हैं। सबसे पहले है ऑर्डनरी नेग्लिजेंस। ऑर्डनरी नाम से ही जाहिर है कि ये बड़ी आम किस्म की कोई नेग्लिजेंस है। लेट सपोज कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपको पता है कि जो अमला है वहाँ का, वो सफाई सुथराई का ख्याल रखने की बड़ी कोशिश करता है, ठीक है। तो सफाई सुथराई करने वाले ने फ्लोर के ऊपर जो है वो तपड़ी लगाई है और उसको वेट ही छोड़ दिया और किसी का बच्चा जो है स्लिप होके गिर गया, तो ये क्या है, ये बड़ी ही माइनर किस्म की नेग्लिजेंस है, ऑर्डनरी नेग्लिजेंस है, ठीक है। दिस कॉमन केयरलेसनेस वेयर अ पर्सन फेल्स टू टेक नॉर्मल प्रिकॉशंस, मतलब कोई नॉर्मल प्रिकॉशंस लेने वाली थी जो कि उसने नहीं ली और उसकी वजह से किसी को थोड़ा बहुत नुकसान हो गया है,
तो इसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस, मतलब बिल्कुल आम दर्जे की जो है ना उसने कोई केयरलेसनेस की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ शॉपकीपर फॉरगेटिंग टू क्लीन अ वेट फ्लोर, यानी वही मिसाल आ गई कि एक शॉपकीपर है और फ्लोर उसका वेट है, ठीक है, गीला है, और उसको वो सुखाने में नाकाम रहा है, काउजिंग समवन टू स्लिप एंड फॉल, जिसकी वजह से को कस्टमर आया है वो स्लिप हो गया और गिर गया है। तो ये क्या थी कि उसको करना चाहिए था कि गीला अगर फर्श है तो यहाँ तो वहां पे साइन बोर्ड लगा दे कि फ्लोर इज वेट, और जो है केयरफुली जो है यहाँ पे चलें। लेकिन अगर उसने बोर्ड भी कोई नहीं लगाया और फ्लोर भी गीला है और गीले फ्लोर की वजह से कोई गिर गया है, तो ये है कि ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस कमिट की है उसने, ठीक है। नंबर सेकंड पे ग्रोस नेग्लिजेंस। अब ऑर्डिनरी से ऑपोजिट है ये। ग्रोस नेग्लिजेंस मतलब बड़े लेवल की कोई उसने केयरलेसनेस की है, कहता दिस इज वेरी सीरियस केयरलेसनेस, मतलब ये ऑर्डिनरी से बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पे छोटी मोटी को नेग्लिजेंस थी, यहाँ पे बहुत बड़ी को उसने गलती कर दी, कोई बहुत बड़ी केयरलेसनेस कर दी। कहते इट शोज अ कंप्लीट लैक ऑफ केयर और कंसर्न फॉर अदर्स। ये कोई ऐसी नेग्लिजेंस है जिसमें आपने किसी दूसरे का कोई सोचा ही नहीं, किसी की मतलब कि इस वजह से किसी का बड़ा नुकसान हो सकता है, इस बारे में आपने बिल्कुल सोचा ही नहीं, ठीक है। लेट सपोज आपने रेजिडेंशियल एरिया में, मतलब रहायशी इलाका है, और वहां पे आपने कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर दी है, तो गैस का कारोबार शुरू कर दिया है, गैस की फैक्ट्री का कारोबार कर दिया है, जहां पे बड़े लेवल पे आप गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको पता है कि वहां पे गैस का कोई भी सिलेंडर फटने से पूरी जो आबादी है वो जेरे आतिश आ सकती है। तो ये क्या है, आपने अतराफ के जो लोग हैं, इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनके बारे में जरा बराबर नहीं सोचा कि यार मेरे इस एक्ट से किसी दूसरे का कितना कोई नुकसान हो सकता है। तो ये क्या है, ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है, कि मतलब जिसमें आप किसी दूसरे का बिल्कुल दूर दूर तक सोचते ही नहीं है उसके नुकसान का, कि यार इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दैट इज नाउन एज ग्रॉस नेग्लिजेंस। कहता है जी फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर परफॉर्मिंग सर्जरी विदाउट स्टरलाइजिंग द टूल्स, ठीक है, एक डॉक्टर है वो सर्जरी परफॉर्म कर रहा है और जो टूल्स है उसको उसने स्टरलाइज ही नहीं किया, और उसकी वजह से सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन इतना फैल गया कि बंदे की जहाँ मौत हो गई। तो ये क्या, ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है, कि मतलब उसने बड़ा ही अनप्रोफेशनली जो है वो काम किया। होपफुली दोनों काइंड्स आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वी हैव कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। नाम से ही जाहिर है कंट्रीब्यूट से क्या मुराद है कि जिसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हिस्सा डालते हैं। तो हिस्सा डालने से क्या मुराद है कि मतलब इसमें किसी एक बंदे की नेग्लिजेंस नहीं है, इसमें मेरी तो है ही है गलती, लेकिन जिस बंदे का नुकसान हुआ है ना उसकी भी गलती है, ठीक है। ये है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, मतलब दोनों पार्टीज का कोई ना कोई उसमें नेग्लिजेंस में रोल है। अगर ड्राइवर ने ब्रेक नहीं ना लगाई ऑन टाइम, तो जो राहगीर था जो रोड क्रॉस कर रहा था उसने भी जो है वो चलती हुई गाड़ी की तरफ नहीं देखा, और वहां से रोड क्रॉस ही नहीं कर सकते थे, बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ से आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन वहां से ही वो रोड क्रॉस कर रहा था। उधर से ड्राइवर ने भी ब्रेक नहीं लगाई, तो मतलब ड्राइवर की तो गलती है ही है कि उसने टाइमली ब्रेक जो है वो नहीं लगाई। लेकिन यहाँ पे जिसका नुकसान हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका खुद का भी जो है वो फॉल्ट है, खुद की भी नेग्लिजेंस है, कि वहां पे वाजे तौर पे साइन बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से रोड क्रॉस नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। तो ये है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। पढ़ लेते हैं। कहता है दिस हैपेंस व्हेन द इंजर्ड पर्सन इज आल्सो पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्म। जैसे कि मैंने पहले ही मिसाल दे दी कि मतलब यहाँ पे जो इंजर्ड पर्सन है, जिसको कोई चोट आई है, जिसको कोई हार्म पहुंचा है, वो खुद भी पार्टली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आधा खुद भी वो भी शरीकदार है इस काम के पीछे। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे इफ समवन क्रॉसेस द रोड, अगर कोई बंदा जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है विदाउट लुकिंग एंड गेट्स हिट बाय अ स्पीडिंग कार, वो इधर उधर नहीं देख रहा है और रोड क्रॉस करते हुए जो है वो एक तेज रफ्तार गाड़ी से जो है टक्कर हो गई है उसकी, बोथ में शेयर द ब्लेम, तो दोनों पे ब्लेम आ सकता है। गाड़ी वाले पे ये ब्लेम है कि उसने ब्रेक अप्लाई नहीं की, और जो इंजर्ड हुआ है उस पे ये ब्लेम है कि उसने जो है वो इधर उधर देखा नहीं और केयरलेसली जो है वो रोड क्रॉस कर रहा था। तो ये क्या है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जहाँ पे दोनों बंदों की कोई ना कोई फॉल्ट है। देन है कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। कंपैरेटिव नेग्लिजेंस से क्या मुराद है, कहता है इन दिस टाइप बोथ द इंजर्ड पर्सन एंड द अदर पार्टी आर एट फॉल्ट। यहाँ भी दोनों पर्सन जो है ना एट फॉल्ट है, बट द कोर्ट डिसाइड, लेकिन कोर्ट डिसाइड करेगी कि ज्यादा रोल किसका था, ज्यादा इसमें केयरलेसली किसने जो है वो बिहेव किया है। डिसाइड हाउ मच ईच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, अदालत देखेगी
कि ठीक है दोनों बंदों का फॉल्ट है, लेकिन ज्यादा किस बंदे का फॉल्ट है, ज्यादा केयरलेसनेस किस बंदे ने अपनाई है, उसको अदालत जो है वो देखेगी। द कंपनसेशन इज रिड्यूस्ड बेस्ड ऑन द इंजर्ड पर्सन फॉल्ट। अगर तो फॉल्ट जो है ज्यादा इंजर्ड पर्सन का अपना हुआ, मतलब जिसको इंजरी पहुंची है उसका अपना ज्यादा फॉल्ट हुआ, तो कंपनसेशन फिर उसको कम मिलेगी कि भाई उसको कहा जाएगा तुम्हारा अपना ही भाई ज्यादा फॉल्ट है, तुम ही जो है वो गलती पे थे, तो तुम्हें कैसे जो है वो इतने ज्यादा डैमेज क्लेम करके दे। तो ये बात है इसमें। लास्ट पे जो इसकी काइंड है वो है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। प्रोफेशनल जुड़ा हुआ है किसी प्रोफेशन के साथ। एक वकील है, उसने सही तरह से प्रोफेशनली जो है वो केयर नहीं की किसी बंदे के केस को जो है वो संभालने में, बल्कि प्रोफेशनली नेग्लिजेंस का जो है वो कंडक्ट किया, उसने नेग्लिजेंसली जो है वो बिहेव किया है। या डॉक्टर है, उसने बेहतियाती से काम लिया है वाइल डूइंग ऑपरेशन, ठीक है, तो ये आपकी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में आ जाता है। कहते हैं जी दिस occurs when someone in a professional role like a doctor, lawyer or engineer fails to do their job with proper care and skill and someone gets harmed as a result। वकील तो नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, पैसे ले लेते हैं, काम कोई नहीं करते किसी गरीब का, ठीक है। तो जब उस गरीब का काम नहीं करना तो बदले में या तो उसको फांसी हो जानी है या जो है उसको सजा हो जानी है, तो या उसका कोई ना कोई नुकसान हो जाना है। तो ये क्या है कि हमने केयरलेसली उसके केस का जो है वो बेड़ा गर्क किया। तो टिकटॉकर वकील हैं वैसे भी हमारे पास ज़्यादातर आजकल, जो कि पढ़ना पसंद नहीं करते और टिकटॉक्स बनाना पसंद करते हैं। जो कि मैं स्टेटस पे भी उस दिन एक वीडियो लगाई थी कि मैं चाचा अगर आप कहें तो मैं अभी आपको डिस्चार्ज कर दूँ। मतलब जैसे उसने खुद डिस्चार्ज करना हो। जज का तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब ना जज के पास जाना है, ना जमानत लगानी है, ना जो है वो जज ने सुनना है, बल्कि बैठे बैठे वकील साहब ने बाहर फट्टे पे डिस्चार्ज कर देना उस बंदे। अजीब बात है, अजीब ट्रेंड चला हुआ है, मतलब कैसे कर लेते हैं। एनी हाउ, तो अगर आप किसी प्रोफेशनल रोल में एंगेज्ड हैं और उस दौरान आप जो है वो केयरलेसनेस से जो है वो काम लेते हैं, तो ये आपका प्रोफेशनल नेग्लिजेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल अ लॉयर मिसिंग एन इम्पोर्टेंट डेडलाइन इन अ क्लाइंट्स केस। अच्छा, लास्ट डे मतलब लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास स्टे एप्लीकेशन पे बहस करने के लिए, ठीक है, और आप जो है उस लास्ट डेट पे ही अदालत के सामने अपीयर नहीं होते कि वकील साहब बीमार है, वकील साहब उम्रे पे चले गए, वकील साहब को जो है 2 दिन से मैं कोई ऐसे वर्ड्स नहीं यूज कर सकता। एनी हाउ, तो ये क्या है कि उसकी वजह से बेचारे का क्लाइंट का जो केस है वो बिल्कुल खराब हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि आपने प्रोफेशनली नेग्लिजेंस का जो है वो मुजाहरा किया है और आपकी वजह से उसका नुकसान हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में आ जाएगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग डेफिनेशन हो गई, काइंड्स हमने सारी नेग्लिजेंस की पढ़ ली। एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। एलिमेंट्स में या एसेंशियल्स में सबसे पहली जो चीज़ है वो है ड्यूटी ऑफ केयर। यानी एक बंदा है, उसकी ड्यूटी होगी केयर करने की, कि उसने ये केयर करनी है और वो केयर करने से वो नाकाम हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये नेग्लिजेंस हो गई। तो पहली चीज़ वही है कि ड्यूटी ऑफ केयर। कहते द फर्स्ट थिंग इज दैट द पर्सन मस्ट हैव अ लीगल ड्यूटी टू बी केयरफुल टुवर्ड्स द अदर्स इन अ सर्टेन सिचुएशन। वो खास सिचुएशन है, उसमें एक बंदे की ड्यूटी है कि इस सिचुएशन में तुमने दूसरे बंदे की तरफ केयरफुली मतलब बिहेव करना है। लाइक अगर आप रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपने केयरफुली ड्राइव करना है और दूसरे बंदों को जो है वो मलिया मेट नहीं कर देना गाड़ी के नीचे, ठीक है। एग्जाम्पल है, अ ड्राइवर हैज अ ड्यूटी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड ड्राइव सेफली टू प्रोटेक्ट अदर्स ऑन द रोड। मतलब एक ड्राइवर की ड्यूटी है कि जब वो सड़क पे गाड़ी चला रहा है तो वो बड़ा केयरफुली गाड़ी चलाएगा और इस तरह से गाड़ी चलाएगा कि उसकी गाड़ी चलाने से किसी दूसरे बंदे को नुकसान ना पहुंचे, कोई एक्सीडेंट ना हो। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपके ऊपर कोई ड्यूटी है। अब वो ड्यूटी आपने क्या कर दी, ब्रीच कर दी। नंबर सेकंड पे वही एलिमेंट आ गया कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी। जो आपकी ड्यूटी थी कि आपने केयर करनी है, वो ड्यूटी आपने ब्रीच कर दी, आपने वो ड्यूटी जो है वो सही तरीके से अंजाम नहीं दी, तो ये सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। वही हमने ऊपर जो मिसाल ली कि ड्राइवर की ड्यूटी थी कि केयरफुली चलानी है गाड़ी, लेकिन वो क्या कर रहा है, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है और बदले में जो है सिग्नल तोड़ दिया और बदले में जो है वो ये क्या हो गया, जो ड्यूटी थी उसकी उसको उसने ब्रीच कर दी है, तो ये सेकंड एलिमेंट हो गया। थर्ड है कि वो जो उसने ड्यूटी ब्रीच की है, उस ब्रीच के बदले में किसी ना किसी को कोई इंजरी पहुंची हो, ठीक है, तो उसने जो ड्यूटी ब्रीच की है उसके बदले में किसी को हिट कर दिया है, किसी का नुकसान कर दिया है, तो ये थर्ड एलिमेंट आ जाएगा नेग्लिजेंस का। फोर्थ है कॉजेशन, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन। ये जो आपने
ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, इसका आपके हार्म के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तभी इसको हम नेग्लिजेंस कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो ड्यूटी ब्रीच की है लेकिन वो जो नुकसान हुआ है इंजर्ड पार्टी का वो किसी और वजह से हुआ है, तो फिर आपको जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। द इंजरी और लॉस मस्ट बी डायरेक्टली कॉज्ड बाय द पर्सन केयरलेस एक्ट, मतलब मैंने जो नेग्लिजेंस की है, मैंने जो केयरलेसली बिहेव किया है, उस केयरलेसनेस की वजह से अगले बंदे का कोई नुकसान होना जरूरी है। अगर मेरी केयरलेसनेस की वजह से उसका कोई नुकसान हुआ है तो ही समझा जाएगा कि मैं ऑन नेग्लिजेंस हूँ और मुझे उस काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। डैमेजेस मस्ट नॉट बी टू रिमोट, कहता है जी द हार्म शुड बी अ नेचुरल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द केयरलेसनेस, इट मस्ट नॉट बी रेयर और अनयूजुअल आउटकम, ठीक है, कोई बहुत ही जो है वो अनयूजुअल किस्म का आउटकम नहीं होना चाहिए, फिर ही जो है वो इसको हम नेग्लिजेंस में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल इसकी भी देख लिए। ये थे हमारे पास सो फार इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, काइंड्स और एलिमेंट्स। मेन क्वेश्चन आपका नेग्लिजेंस से रिलेटेड यही है। नीचे एक दो थेरीज हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है वो भी, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वही हमने ऑस्टन के वर्ड्स में कह दी है, साथ एक एग्जांपल वही दे दी है, वो जो है वो वेट फ्लोर था और क्लीन नहीं किया, वही एग्जांपल आ गई। नीचे हॉलैंड की थेरी है, वो भी इतना ही कह रहा है कि एक बंदे की ड्यूटी थी केयर करने की, लेकिन वो फेल हो गया वो ड्यूटी के मतलब केयर करने के हवाले से, तो उसने क्या कर दिया, ये नेग्लिजेंस कमिट कर दी, उसकी भी एक सिंपल सी एग्जांपल दे दी है, ठीक है, और साथ में जो है वो क्रिटिसिज्म। तो 2 से 3 आप थेरीज का जिक्र कर दीजिएगा, लास्ट में भी है आप कंक्लूजन। ये था